नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान जिसमें भारत की सारी शासन प्रणाली, जो हमारे भारत का शासन है वो किस तरह चलता है, उसकी क्या विधियां हैं, इसका सबका वर्णन है उसमें। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, अ, उनमें कौन कौन से नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, शासन व्यवस्था, राज्यों, केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा, अ, इन सब के बारे में बताया गया है। एक तरह से भारत में जो शासन प्रणाली है, जो संघवाद है, भारतीय संघ की जो शासन प्रणाली है, वो जो उसकी व्यवस्था बनाता है, जो उसको निर्देशित करता है, वो भारतीय संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकारों को हम उपभोग करते हैं, एक शासक के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक देश के रूप में। इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में आज हम लोग जो बात करेंगे, भारत भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, उसकी बनाने की प्रणाली क्या रही, और उसमें जो अधिकार हैं उनके बारे में। उसके बाद अन्य वीडियो में, जैसे संविधान में मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, इन सब, ये सब अलग अलग अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, और इनके अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे हमारे YouTube चैनल पे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में, क्या इसको कैसे बनाया गया। ये भारतीय संविधान की किताब है, जो ऐसे कुछ दिखती है हमारे। भारत के संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में हर साल के रूप में घोषित किया गया, और हर साल हम संविधान के दिवस दिवस के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 26 जनवरी को संविधान को प्रभावी रूप से लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 है को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान में आता है। भारत संविधान का जो इतिहास है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की। पहले 1947 के पहले, या 1950-47 में हमें आज़ादी मिली, उसके पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद 1857 के गदर के बाद कंपनी के शासन को वहाँ की राजशाही के कंट्रोल में लिया गया। वहाँ राजशाही व्यवस्था थी ब्रिटेन में, और लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजशाही दोनों का सम्मिश्रण है। तो वो ब्रिटेन के राजा के अधीन आया, और वहाँ के जो नियम कायदे कानून थे उसी हिसाब से भारत पे शासन किया जा रहा था। कुछ समय तक ठीक रहा, उसके बाद फिर स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन स्टार्ट हुए, धीरे धीरे घटनाएं स्टार्ट हुई, लोगों को जागरूकता हुई, लोग जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़े, और दुनिया में जो क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे उससे प्रभावित होकर भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन
जन जागरण की भावना उत्पन्न हुई लोगों में और वो स्वतंत्र होने के लिए चेष्टा करने लगे। उसके बाद पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो सेनानी थे, स्वतंत्र आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने इस हिसाब से ब्रिटेन का पक्ष लिया कि अगर हम ब्रिटेन का पक्ष लेंगे तो ब्रिटेन से हमको आज़ादी या स्वायत्तता मिल जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उग्र आंदोलन हुए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी भारत को लेकर एक नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 3 मंत्री इसमें शामिल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 1 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए। संविधान सभा में पूरे देश में चुनाव करवाए गए। संविधान सभा और उससे जो निर्वाचित सदस्य है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम और ऐसे बहुत सारे जो उस समय के नेता थे, विद्वान थे, वकील, हर क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ये सभी संविधान सभा में चुन के आए। और इस संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन की चर्चा। संविधान सभा कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनाने में 133 दिन की बैठक की गई। इन बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में संवैधानिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1945 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। 1945 में एक मिनी संविधान बना था, जिसकी बहुत सारी चीजें इस संविधान में समाहित हैं। भारतीय संविधान सभा एक चित्र है जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान संबोधते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 26 जनवरी 1949। और दूसरा एक चित्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को 2 भागों में बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। और इस तरह संविधान सभा के हिस्से भी संविधान सभा का भी एक तरह से 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि संविधान तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, लेकिन जो मसौदा समिति थी, जो संविधान सभा की जो बैठकें होती थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और बाद में वो राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो ये ध्यान देने वाली बात है। संविधान ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन की याद में हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसका भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान में समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था और इसमें केवल 8 अनुसूचियां शामिल थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसके संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संविधान प्रमुख राष्ट्रपति है। इसके अलावा संसद, लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परिषद राष्ट्रपति तथा दोनों सदन में है। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में निहित है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऊपरी सदन वहाँ विधानमंडल है, क्योंकि वहाँ 2 सदन है, ऊपरी सदन विधान परिषद और निचला सदन विधानसभा। इस तरह संसद में 2 सदन है, ऊपरी सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, हर राज्य से चुन के आते हैं, जो राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होते हैं कुछ सदस्य। उसके अलावा लोकसभा जो है प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिसको निम्न सदन भी बोला जाता है। इसी तरह हर राज्यों में एक राज्यपाल होगा, जो राज्य का प्रमुख राज्य होगा। राज्य कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होंगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इन अनुसूचियों में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय शासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। संविधान में 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं विषय की, जिसमें एक संघ सूची है, जो संघ उस पर केंद्र सरकार बनाती है, कानून बनाती है। एक राज्य सूची है, जिसमें राज्य विधानसभा उस पर कानून बनाती है। और एक समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पे केंद्र ने कोई कानून बनाया है, तो वो राज्य अगर उस पर कोई कानून बनाता है तो उसमें मान्य नहीं होगा, वो केंद्र के ही कानून मान्य होंगे। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें उनको लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में ये 22 भाग में विभाजित है। इसके बारे में बात करेंगे। पहला भाग संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरा भाग नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता के बारे में, भारत में कौन नागरिक होगा, कैसे नागरिकता दी जाएगी, इसके बारे में है। तीसरा भाग है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। इसमें भारतीय नागरिकों को क्या मूल अधिकार मिले हैं, उसके बारे में है। उसके बाद चौथा भाग है राज्य की नीति निर्देशकता, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या एक तरह से सरकारों को निर्देशित करता है कि उसको क्या कार्य होने चाहिए। चौथा भाग है भाग 4A, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। इसमें नागरिकों, भारत में निवास करने वाले नागरिकों की क्या देश के प्रति, समाज के प्रति क्या मूल कर्तव्य हो, उसके बारे में शामिल किया गया है। भाग 5 संघ, इसमें संघ शासित क्षेत्र कैसे होंगे, उसके बारे में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें केंद्र सरकार या संघीय सरकार कैसे कार्य करेगी, उसकी कार्यपालिका कैसे काम करेगी, इसके बारे में पूरा वर्णन है। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। इसमें सभी राज्य विधानसभाएं, जो राज्य देश के अंदर जो विधानसभाएं हैं या राज्य हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। भाग 7 संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, अनुच्छेद 138। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। इसमें जो संघ क्षेत्र होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 143 से 143O। इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में, इनकी क्या शासन व्यवस्था होगी, क्या कार्यप्रणाली होगी, इसके बारे में है। इसके बाद भाग 9A नगर पालिकाएं, अनुच्छेद
143P से 143ZG तक। इसमें कई बार संशोधन होते हैं, जब संविधान संशोधन होता है उसमें नई नई चीजें जब शामिल की जाती है तो उसमें बदलाव होते रहते हैं, उसमें A B C D करके जितने बार संशोधन हुए उसमें एक नई धारा जोड़ दी जाएगी। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 144 से 244 से 244 है। इनसे इनमें अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे, ये अनुच्छेद 245 से 263 में वर्णित है। अनुच्छेद भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 164 से 301, इसमें वित्त संबंधी संपत्ति संविदाएं कर कैसे लगाना है इन सब के बारे में है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, इस अनुच्छेद 301 से 307 में समाहित है। अनुच्छेद 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है उनके बारे में बात, IAS IPS PCS, इसके बारे में अनुच्छेद 308 से 323 के बारे में है। अनुच्छेद 14A अधिकरण, अनुच्छेद 323A से 323P। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329, ये निर्वाचन आयोग उसकी कार्यपद्धति इसके बारे में है। जो भी भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन संबंधी निर्वाचन संबंधी जो कार्य होंगे उसके बारे में, उसकी शक्तियां क्या होंगी उसका वर्णन है। अनुच्छेद भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो सो विशेष वर्ग हैं जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, इसमें भारत में जो भाषाएं हैं 22 तरह की राजभाषाओं को शामिल किया गया है, उनके बारे में है। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 342 से 360, इसमें आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 19 प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368, इस पर संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया है। भाग 21 अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392, इसमें आपातकालीन व्यवस्था, अस्थायी संकरण के बाद जो आपात देश में कभी आपातकाल लगाने की जरूरत हुई उसमें क्या विशेष परिस्थितियां जो उत्पन्न होंगी उसमें कैसे शासन प्रबंधन करना है उसके बारे में बताया गया है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ्यकृत पाठ और निरासन, अनुच्छेद 393 से 395 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये 22 भाग में जो संविधान को बांटा गया है, इसमें अलग अलग भागों में कौन कौन सा अनुच्छेद शामिल है उसके बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के संरचना, यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लिखे भाग है। उद्देश्य का 470 अनुच्छेद से युक्त 35 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलंघ और 105 संशोधन, इनसे मिलकर हमारा भारतीय संविधान बनता है। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं और 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर कानून का रूप ले चुके हैं, अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 378 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण की 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में। और उसके अलावा 8 अगस्त 2016 को संसद में वस्तु एवं सेवा कर GST पारित किया गया, जो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। अनुसूचियां, भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान समय में इसमें 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। 4 अनुसूचियां समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991,
10वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा संकलित किया गया है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 तथा 4 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 49/30, 65/3, 75/6, 97, 105, 148/3, 158/3, 164/5, 186 तथा 201 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, इनको दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भाग का राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, भाग का लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, भाग खा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भाग घा भारत के नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक के वेतन भत्तों को इस अनुसूची में शामिल किया गया है। तीसरी अनुसूची है अनुच्छेद 75/4, 99, 124/6, 148/2, 164/3, 188 और 219 विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं इस अनुसूची में। चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4/1, 80/2 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यों तथा संघ क्षेत्र में राज्यसभा के सदस्यों का कैसे आवंटन किया जाएगा, इस पर चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244/2 और 275/1 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 विषयों के वितरण से संबंधित, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और सबवर्ती सूची, ये सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में अनुच्छेद 344/1 और 351, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नवीं अनुसूची अनुच्छेद 31 का कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विद्यमानकरण पहला संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102/2 और 191/2 दल परिवर्तन संबंधी उपबंध परिवर्तन के आधार पर 92वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें सांसदों विधायकों का जो दल बदल कानून है इसको संबंधित है। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243/6 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों और नगर पंचायतों की क्या शासन प्रणाली होगी, इसमें आरक्षण की व्यवस्था कैसी होगी, महिलाओं को कैसे, दलित पिछड़ों को कैसे इसमें आरक्षण से जोड़ा जाए, इस सब के बारे में। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया। अनुसूची संविधान की 74 संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पंचायतों, नगर पालिका का वर्णन किया गया है। आधारभूत विशेषताएं, हमारे जो भारतीय संविधान में इसकी आधारभूत विशेषताएं क्या हो। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, क्योंकि संघ एक तरह से देखा जाए तो जो संघीय सरकार होगी या उसका जो संविधान का झुकाव उधर ज्यादा है, उसको ज्यादा पावर है। वो राज्यों के ऊपर राष्ट्रपति के शासन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी विधायी शक्तियों पे आपातकाल में कानून बना सकता है। अगर केंद्र किसी विषय पे कोई कानून बना दिया है और राज्य उसमें बदलाव करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहे तो मान्य जो है केंद्रीय कानून ही मान्य होंगे उसमें। तो इस वजह से भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। अमेरिकी, इसमें विद्वानों में मतभेद भी हैं। अमेरिकी विद्वान इसे छंद संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्ववर्ती संविधान वेत्ता कहते हैं कि अमेरिका संविधान एक संघात्मक संविधान नहीं था। अमेरिका में जैसे संघात्मक व्यवस्था है,
वहाँ राष्ट्रपति होता है, वहाँ संविधान भी अलग है, राज्यों के संविधान अलग हैं, केंद्र के संविधान अलग है। उसके अलावा वहाँ कई कई राज्यों के अपने झंडे भी हैं अलग अलग। हर राज्य अपनी नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें है। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्ष्यों पर निर्भर करता है, किंतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इसे संपूर्ण संघात्मक माना है। हमारे जो संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय है उसने भारतीय संविधान को संघात्मक माना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर हमारे भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसके बारे में जानेंगे। ये पांचों जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। संप्रभुता, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। तो इसका अर्थ है संप्रभुता। समाजवादी, समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इस 42वें संशोधन में कई चीजें प्रस्तावना में जोड़ी गई। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा देता है, अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकती है तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन प्रदान करने का प्रयत्न करती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है, ना तो वो पूंजीवादी है और ना पूरी तरह से समाजवादी है। पूंजीवादी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब पूंजी वाले देश है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी है। जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब देश जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है। तो भारत में एक मिश्रित फल का भाग है। आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया हुआ है, जिससे कि समाज में समानता बनी रहे और धन का समान वितरण हो, लोगों का जीवन स्तर अच्छा से अच्छा हो। इस तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब पंथ सब संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अनिवार्य प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों या सभी पंथों की समान और पंथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का हमारे देश का कोई आधिकारिक पंथ धर्म नहीं है। यह न तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और न किसी को भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का समान सम्मान करता है तथा एक समान व्यवहार और समान अवसर प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ की उपासना करने, पालन करने, प्रचार करने का अधिकार देता है। सभी नागरिक, चाहे वह उनकी पंथिक मान्यता कुछ भी हो, उन्हें कानून की दृष्टि से बराबर देखा जाता है। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई भी पंथिक आदेश लागू नहीं होते हैं। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है हमारा भारत का शासन संचालन करते हैं। लोकतंत्र, भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान में मत देने की स्वतंत्रता। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों, अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात की सीटें आरक्षित हैं। सभी चुनावों में महिलाओं को 1/3 सीटें मतलब 33% आरक्षण देने की विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है, जो अभी आगे चल के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था हो जाएगी इस कानून के द्वारा। इसके अलावा भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो
जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशावल के आधार पर जीवन भर या त्याग त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। शक्ति का विभाजन भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकार में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती, वे संविधान से उत्पन्न और नियंत्रित होती है। शक्ति का विभाजन राजनैतिक अर्थ है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपनी अपनी शक्तियों समेत एक दूसरे से पृथक अलग अलग है और अनधीन होंगी। संविधान की सर्वोच्चता हमारे शासन व्यवस्था में संविधान में जो लिखित है या संविधान जो कहता है उसी हिसाब से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो हमारे देश में शासन में संविधान सर्वोच्च है। जो संविधान कहेगा उसी हिसाब से शासन चलेगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर निगरानी रखेगा। संविधान में उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं। अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 148 ये केंद्र और राज्यों की जो शक्ति है वो विभाजित करती है। इन अनुच्छेदों में भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध को बताता है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई सारी सूचियों का वर्णन है। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा में प्रतिनिधि आते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 इन सभी अनुच्छेदों को संसद के अकेले संशोधन नहीं ला सकती, इसे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। कुछ संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा मतलब संसद से पारित होने के बाद वो 15 राज्यों में या एक तिहाई राज्यों में भी उनका पारित होना आवश्यक होता है, तभी वो कानून बन सकता है। तो इस तरह शक्तियों का विभाजन किया गया है। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप से होगा, क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन होता है, अतः संघ में लिखित संविधान आवश्यक होगा। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालय की अधिकारिता, इसका अर्थ है केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हो तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका सत्ता पर निर्भर करेंगे। अगर केंद्र और राज्य किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उस पर एक सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करेगा उस कानून की, और अगर गलत हो रहा है तो उसमें संशोधन करने की व्यवस्था देगा। वित्त द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षक होंगे। संघ और राज्यों के बीच में कभी कभी किसी मुद्दे को लेकर जो मतभेद होते हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय ही फैसला देगा। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्या करता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करेगा, उसको लागू करने के लिए अगर कोई अवरोध है उसको हटवाएगा, राज्यों को वो निर्देश देगा, सरकारों को निर्देश दे सकता है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है। भारत में ये 5 तत्व लक्षण संविधान में मौजूद हैं, अतः यह संघात्मक है, परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं। जैसे यह संघ राज्यों के परस्पर समझौतों से नहीं बना है, जैसे अमेरिका है और कई देश हैं जहां संघ और राज्य की अलग अलग संविधान है, अलग अलग नागरिकता है, अलग अलग उनके झंडे भी हैं। तो इसमें यह संघ और राज्यों के परस्पर समझौते, भारत में संघ और राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान की तरह राज्यों पर दोनों पर लागू होते हैं। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। यहाँ किसी तरह की द्वैध नागरिकता नहीं होती, राज्य की अलग या केंद्र की अलग, यहाँ एक ही नागरिकता होगी, वो भारत की नागरिकता होगी। जो भारत का नागरिक होगा वो जिस राज्य में रह रहा है उसका नागरिक होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध है,
अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथककरण समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्म संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाएगा। जब किसी राज्य में कोई संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस सिचुएशन में राज्य की जो भी शक्तियां हैं, राज्य विधान मंडल की, वो सारी शक्तियां संसद के अधीन हो जाएंगी और केंद्र सरकार उन पर कानून बना सकती है। तो एक तरह से केंद्र सरकार संप्रभु हो जाती है। दूसरा है राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा क्षेत्र केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों को सहमति से भी। अनुच्छेद 3 अतः राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है, केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकता है। केंद्र सरकार अगर चाहे, संघ सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा कभी भी परिवर्तित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को वो अगर उसको लगता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जैसे हमने अभी पिछले टाइम देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से खत्म होने के बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख भी उसका एक क्षेत्र था, उसको दो भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहाँ विधानसभा खत्म कर दी गई। तो केंद्र अगर चाहे या समय समय पर जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल ये नए राज्य बनाए गए, तेलंगाना नया राज्य बनाया गया, तो केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसकी सीमाएं परिवर्तित कर सकता है, कोई नया राज्य बना सकता है, केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। तो इसमें केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघीय सरकार, संघीय राज्य सूची राज्य तथा समवर्ती सूची समवर्ती, इसके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है, क्योंकि संघीय जो सूची होगी और जो समवर्ती सूची होगी, इन दोनों सूचियों में जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार जो कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र ने उस विषय पे कोई कानून बनाया है तो फिर राज्य का नहीं माना जाएगा, वो केंद्र का ही कानून माना जाएगा। संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। संघीय सूची है उसमें जो देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनको समाहित किया गया है। इस सूची में केवल संसद का एकाधिकार है। संघीय सूची केवल केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण है। उसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य केवल केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते। केंद्र सरकार राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, जब राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लागू हो या आपातकाल जैसी व्यवस्था हो, लेकिन राज्य केंद्र के विषयों पे कभी भी या केंद्र से संबंधित किसी विषय पे कोई विधि निर्माण नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हेतु यह आवश्यक है, ये 2/3 बहुमत से, किंतु यह बंधन एक वर्ष मात्र है। राज्यसभा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत से कि अमुक राज्य जो है केंद्र के विषय पर कोई एक विषय पे एक कानून बना सकता है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक ही प्रभावी होगा, उसके बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों के निर्माण का एकाधिकार स्वतः मिल जाता है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब पूरे देश में आपातकाल की व्यवस्था लागू है, तो केंद्र को ये शक्ति मिल जाती है कि वो सभी राज्यों के कानून विषयों पे कानून बनाने का एकाधिकार मिल जाता है स्वतः। 2 या अधिक राज्यों की विधायिका का प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा को अधिकार दे सकती है केवल संबंधित राज्यों पर। अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता होना है, उसमें अगर केंद्र को लगता है कि राज्य सूची पे कानून बनाना चाहिए तो वो बना सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तो उस हिस्से में संसद उस राज्य है तो विधि निर्माण कर सकता है। जो पहले बताया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सारी विधायी शक्तियां राज्य की वो केंद्र में समाहित हो जाती हैं। राज्यपाल को नियुक्त पूर्णतः केंद्र की इच्छा पर होती है। इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसमें राज्य का किसी भी तरह का दखल नहीं होता, केंद्र ही अपने लोगों को राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। वित्तीय आपातकालीन दशा में राज्यों में वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है।
अगर कोई किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है तो उसमें केंद्र नियंत्रण उस राज्य की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले सकता है और राज्य को निर्देशित दे सकता है वित्त संबंधी धन व्यय करने के लिए। प्राथमिक निर्देश अनुच्छेद 256, 257 केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं, राज्य इसका पालन करने को बाध्य होगा। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में सर्वाधिक धन असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। सेवक नियुक्त प्रशिक्षण अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के अधीन है, जबकि ये सेवा राज्यों में देते हैं। राज्य सरकारों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, राजस्व अधिकारी, मतलब जो यूपीएससी परीक्षा पास करके जो अधिकारी बनते हैं, इनमें इनका जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से केंद्र के पास होता है। काम ये सारा राज्य में करते हैं, राज्य सरकार के अधीन करते हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं होता। केंद्र जब चाहे वो किसी भी अधिकारी को अपने पास बुला सकता है और अगर किसी राज्य को कोई किसी अधिकारी की जरूरत है तो वो केंद्र से परामर्श लेने के बाद ही उस अधिकारी का वहाँ ट्रांसफर होता है। तो जो सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी है, जो अधिकारी होते हैं चयनित होते हैं केंद्रीय कर्मचारी, उनमें पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और ये सब एक दूसरे से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला जिस विषय पर फैसला देगा वो पूरे देश में उसको सभी न्यायालय मानेंगे, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां संघीय कार्यपालिका शक्तियों पर प्रभावी नहीं होती। राज्य की जो कार्यपालिका है, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वो केंद्रीय कार्यपालिका पे हावी नहीं हो सकती। इसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावनाओं के नाम में भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, इनका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्तियां सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यहाँ भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक तरह से मूल है। वो बताता है कि संविधान का सार क्या है, उसकी उसका अपेक्षाएं क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो इसके बारे में है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, मतलब जो उस समय 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो ये बताती है कि देश में सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने का अवसर देगा। इसमें राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा,
और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा, लोगों के बंधुत्व को बढ़ावा देने वाली होगा। इसके बारे में है संविधान भाग 3 व 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें संविधान में क्या क्या वर्णित समाहित किया गया है इसके बारे में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 3 और 4 में संविधान की आत्मा तथा चेहरा कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशन देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक सर्वाधिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूप आकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के भेद बताया गया है और निर्देशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है। संविधान के भाग 3 और 4 में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसको भारत संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो भारत केंद्रीय संघ सरकारों को ये निर्देशित करते हैं कि वो देश को जन कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से लोगों को विकास में भागीदारी करें, लोगों के जन कल्याणकारी नीतियां बनाएं जिससे लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो। उसके अलावा मूल अधिकार हैं जो संविधान हमें सभी देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को कुछ अधिकार देती है, विशेष अधिकार देती है, जिससे वो अपनी आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर तरह की जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने धर्म, अपने आचार विचार, किसी भी तरह की भाषा, लिंग, जात के आधार पर उनसे भेदभाव न हो, इन सब के बारे में उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके अलावा भाग का मूल कर्तव्य भाग 4, जिसमें मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों के ऊपर बात हुई थी, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन संविधान के 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 आ में रखे गए हैं। वर्तमान में ये 11 है, क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा उसके बारे में होगा। भारत का पालन, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाना अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्जल, वन, झील, नदी, वन जीव रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तरफ सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयां छुए। यदि माता पिता या संरक्षण है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक तथा बाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के संविधान में जोड़े गए हैं। अब आते हैं संविधान संशोधन। भारत के संविधान संशोधन भारतीय संविधान संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जैसा उसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 बार
संशोधन किया जा चुका है, जबकि संविधान संशोधन के लिए अब तक 227 बार लाया चुका है। किसी विषय पर जब सरकारों को, भारतीय सरकार को ये लगता है कि इस पे कानून बनाया जाए, अगर वो सामान्य कानून है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया जाता है और वो विधायी रूप ले लगता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा विषय हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत जा रहा है, तो उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है, या उसमें कोई नई चीज जोड़नी है। जैसे शिक्षा का अधिकार था, उसमें नई चीज जो है पंचायती राज था, नगर पालिकाएं थी, इनमें अलग अलग संविधान संशोधन किया गया। या फिर प्रस्तावना में कई सारी चीजें जोड़ी गई, जैसे मूल कर्तव्य जोड़े गए, या फिर वस्तु और जीएसटी, वस्तु सेवा कर जीएसटी लाया गया, या फिर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था हुई। तो ये इन सब विषयों पे जब कभी कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो संविधान संशोधन करना, उसमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा राज्यसभा से पार होने के बाद उसको विधानसभाओं, कई सारी विधानसभाओं से भी पारित कराना होता है, उसके बाद ही वो कानून का रूप लेता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 जो संविधान में अनुच्छेद की व्याख्या की गई है, कितने अनुच्छेद होंगे, इसमें वैसे तो 400 कुछ अनुच्छेद हैं अभी, लेकिन इसमें 88 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। तो 470 अनुच्छेद हैं, तो ऐसे मोटा मोटी बताते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा स्वभाव या नामों में परिवर्तन। इन अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 और 3 से अधिक के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समानता। अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी और बालाश्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 25 धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39, ये सारे अनुच्छेद हैं जिनमें अलग अलग, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता।
अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, पर्यावरण एवं वन जीवों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, 39 शांति सुरक्षा, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। तो इन सब के बारे में इन अनुच्छेदों में वर्णन किया है। जैसे अनुच्छेद 88 मंत्रियों की शक्तियां, जो 400 से ऊपर अनुच्छेद है। जब संविधान बना था तो इस समय जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां। लेकिन अब अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है 8 से, और भागों जो 22 भागों में विभाजित था वो अब 25 हो गया है। तो आज था संविधान के बारे में, हमारी भारत संविधान कैसे निर्माण हुआ, उसमें क्या क्या चीज समाहित है, इसके बारे में था। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, संसद कैसे काम करती है, संसद का गठन कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा, फिर उसके बाद विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पर्यावरण संरक्षण, मतलब जो भी संविधान में समाहित चीजें हैं उन पे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ शामिल करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। ये विषय ऐसा है, संविधान या संवैधानिक व्यवस्था जो है, कि आप चाहे हाई स्कूल में पढ़िए, चाहे 12वीं में पढ़िए, चाहे ग्रेजुएशन करिए, या फिर आप तैयारी करते हैं, तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सब संविधान में सब वर्णित है, और उसकी फिर अलग अलग व्याख्या की जाती है अलग अलग विषयों पे। तो आपको हर जगह काम आने वाला है, आप चाहे तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइए और लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।